प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज प्री बोर्ड परीक्षा हेतु एक हल सहित प्रश्न पत्र लेकर हम उपस्थित हैं। यद्यप ध्यान रहे कि अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड या बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में प्रश्नों का क्रम एक ही होता है, केवल पाठ बढ़ने के आधार पर प्रश्न बदल जाते हैं, बल्कि फॉर्मेट में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आइए शुरुआत करें। 3.25 घंटे का प्रश्न पत्र होता है बोर्ड परीक्षा में, किंतु गृह परीक्षाओं में प्रायः 3 घंटे दिए जाते हैं। विद्यालय के आधार पर ये होते हैं। 100 अंक आपका प्रश्न पत्र होता है, 2 भागों में बटा होता है, खंड क और खंड ख। इससे आप परिचित हैं। हम लोग सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए खंड क में पहला प्रश्न देखें, जो 5 खंडों में विभाजित है और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है। क बाण भट्ट की आत्मकथा की रचना विधा है। तो यहां हम केवल सही उत्तर की चर्चा करेंगे, जिससे कम में अपनी बात कर सकें। तो आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये उपन्यास है, तो आप स चुनेंगे उपन्यास। कलम का सिपाही कृत के लेखक हैं, मैंने किसने इसे लिखा, तो इसको अमृत राय ने लिखा है और ये प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। हिंदी गद्य की प्रथम रचना है। यहां ध्यान दीजिएगा कि जो विकल्प दिए गए हैं इनमें आपको देखना है, क्योंकि हाई स्कूल में आपने चंद छंद वर्णन की महिमा पढ़ा है, किंतु इंटर के पाठ्यक्रम में गोरा बादल की कथा है। हंस पत्रिका के संपादक हैं, तो दिए गए उत्तरों में से होगा अ प्रेमचंद। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख गद्यकार हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि शुक्लोत्तर युग में जिसने प्रभावशाली लेखन किया है उसे चुनना है, और यहां सही विकल्प है द आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर लिखने का तरीका यह है कि आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल दें, फिर आप पांचों विकल्पों को एक क्रम में रख दीजिए, क ख ग घ ङ को, और फिर सही उत्तर आप इस तरह से लिख दीजिए। ये लिखने का आदर्श तरीका है, आपको यहां पन्ना भरने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए प्रश्न संख्या 2 में चलें। आप जानते हैं कि प्रश्न संख्या 2 हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है। यह भी 5 खंडों में बटा है। तो खंड क देखिए, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। किसने कहा है? सही उत्तर है स डॉक्टर नागेंद्र ने। प्रसाद पंत निराला और महादेव वर्मा से संबंधित वाद है, यानी किस कालखंड या वाद से संबंधित हैं? तो सही उत्तर है अ छायावाद। प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। आप जानते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का ये प्रथम महाकाव्य है, तो इसमें सर्गों की संख्या है कुल 17। लघु मानव की प्रतिष्ठा विशेषता है, तो यहां सही उत्तर होगा द नई कविता की। यदि आप ध्यान रखिएगा कि प्रयोगाद और नई कविता बिल्कुल मिले जुले हैं, तो इनकी कुछ विशेषताएं आपस में कॉमन हो जाती हैं, लेकिन ऑप्शन अगर मिलता है तो आपको इस तरह से चुनना है। तो नई कविता की ये आप चुनेंगे। आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं, तो यहां सही उत्तर है ब महादेव वर्मा। महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को, या हृदयहीन कवि केशवदास को कहा जाता है। महाप्राण निराला जी को कहते हैं। ये आपने तैयारियां कर लिया होगा। उत्तर लिखने का ये तरीका है कि आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालें, फिर इन पांचों का उल्लेख कर दें, इनका जो सही विकल्प है वो सामने लिख दें, और उसमें जो सही उत्तर है उस हिस्से को भी यहां पर लिख दें। ये लिखने का सबसे सुंदर तरीका है। अब आइए तीसरे प्रश्न पर चलें, और यहां आपको 2 गद्यांश मिलेंगे, और इन दोनों गद्यांशों में से किसी एक को चुनना होगा, और उस पर दिए गए पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर लिखना होगा। जैसे यहां है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भारी होती है उतनी तेजी से डुबोती है। पहला आपका अशोक के फूल का है, ये आप जानते हैं। इस बार हम दूसरा लेंगे, यानी अथवा वाला हिस्सा लेंगे, क्योंकि जो पहला होता है प्रायः अर्धवार्षिक में आपने पढ़ लिया है, तो वार्षिक के लिए नए को चयन कर रहे हैं। अथवा है, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषागत सील नहीं होगी,
भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान पर ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। परंपरा के अनुसार पहला जो प्रश्न होता है वो संदर्भ या कविता के शीर्षक और कवि के या लेखक के नाम से पूछा जाता है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या होती है और 3 अन्य होते हैं जो उसी पैराग्राफ पर आधारित होते हैं। यहाँ पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम आपको लिखना है। तो ये पाठ का शीर्षक है भाषा और आधुनिकता और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है, ये रेखांकित अंश है। और इसका उत्तर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या डाल के लिखना है कि लेखक का मानना है कि भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, उसके द्वारा लोगों के बीच संवाद स्थापित होता है। इस प्रकार भाषा का सीधा संबंध उन लोगों से है जो संबंधित भाषा में बातचीत करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। इसका लिखित रूप भी हम नीचे आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ प्रश्न देख लें तब नीचे चलें। नए शब्दों का प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? भाषा का संबंध किससे है? कुठाराघात शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये आपके प्रश्न हैं। उत्तर कुछ इस तरह से दें। प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखिए, फिर संकेत कर दीजिए जिससे पता चले कि आपने पहला लिया है या दूसरा। यदि यह से लेकर होगा तक हमने डाल दिया, इससे पता चल रहा है कि अथवा वाला हमने लिया है। फिर आप क्रम से उत्तर करें। पहला क, इसकी चर्चा हो चुकी है। ख, रेखांकित अंश की व्याख्या, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। तीसरा प्रश्न कि नए शब्दों का प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा, इसका उत्तर होगा नए शब्दों का प्रयोग न किए जाने पर उसके पीछे का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि नए शब्दों के प्रयोग से भाषा समृद्ध होती है। चौथा जो प्रश्न है वह है कि भाषा का संबंध किससे है, तो उत्तर होगा भाषा का संबंध प्रयोग से है और जनता से है। सीधे सीधे आपको पैराग्राफ में मिल रहा है। पांचवा है कुठाराघात शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहां कुठाराघात का अर्थ है घातक परिणाम। अब आइए प्रश्न संख्या 4 पे चलें। प्रश्न संख्या 4 में 2 काव्यांश होंगे और उन दोनों में से किसी एक को आपको चुनना होगा और चुनकर उसके नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो यहां देख रहे हैं कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। इतना देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी के गीत से इसे यहाँ अवतरित किया गया है। इस पर आधारित प्रश्न आप ये देख लें और इसे अभ्यास भी करें। हम यहाँ अथवा ले रहे हैं जो वार्षिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निःश्वास समीर, सरल भौहों का सरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। यहां प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मिलन के पल केवल 2-4 में कौन सा अलंकार है? इस पद्यांश में कौन सा रस है? अब वृद्धावस्था की गहरी सांसें किसे उड़ा देती हैं? ये प्रश्न है। इनका उत्तर कैसे लिखना है? तो आइए यहाँ देखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल दीजिए, फिर संकेत मृदुल होठों से लेकर कल्पपार, जिसे करना है आपको उसी का लिखना है। पहले का उत्तर कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो लिखना है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक परिवर्तन और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्पपार। तो उत्तर कुछ इस तरह से लिखें। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालें। फिर कवि पंत जी जीवन में संयोग एवं वियोग की समयावधि पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में मिलन अर्थात संयोग एवं वियोग अर्थात विरह एक साथ चलते हैं, किंतु मिलन के क्षण बहुत कम होते हैं जबकि विरह की अवधि बहुत लंबी होती है। तीसरा प्रश्न है कि मिलन के पल केवल 2-4 में कौन सा अलंकार है? तो इसमें एक लोकोक्त अलंकार है जो लोक में समाज में प्रचलित है। तो लोकोक्त है, यद्यपि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है तो आप केवल अनुप्रास लिखें तब भी चलेगा, नहीं तो अनुप्रास एवं लोकोक्त अलंकार। चौथा है इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो सही उत्तर है इस पद्यांश में भयानक रस है। और पांचवा प्रश्न है वृद्धावस्था की गहरी सांसें किसे उड़ा देती हैं?
तो उत्तर है वृद्धावस्था की गहरी सांसें बचपन की होठों पर ओस की बूंदों के समान निर्मल और मोहक हंसी को उड़ा देती हैं। आप इतना लिख देंगे तब भी पूरा है, या बढ़ा भी सकते हैं, अर्थात वृद्धावस्था में मानव निर्मल एवं मुक्त हंसी हंसना भूल जाता है। अब आइए प्रश्न संख्या 5 पे चलें। तो 5 दो खंडों में विभाजित है, खंड क और ख। क में लेखक परिचय और ख में कवि परिचय है। जैसे यहां आप देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से किसी एक को चुनना है। तो पहला हमने ले लिया है। तो इस तरह से आप लिखें प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, फिर हेडिंग डाल दें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसके बाद ये फ्लो चार्ट है। ध्यान रखिएगा कि इसको पहले नहीं लिखा जाता था, इसको गाइड मेथड माना जाता था, लेकिन पिछले साल यूपी बोर्ड ने इसे जारी किया और फ्लो चार्ट के माध्यम से सामान्य हिंदी में साहित्यिक परिचय लिखने का निर्देश दिया है। इसीलिए आपको ये चीजें मिलेंगी। तो इसमें मुख्य चीजें जन्म, मृत्यु, माता पिता और प्रमुख लेखन, विधा या रचना, इस तरह से 4-5 हेडिंग आपको देनी है। हमने यहाँ आपको विस्तृत रूप से दे दिया है। इसमें जब आपको याद रख सके उतना आप ले लें। फिर इसके बाद साहित्यिक परिचय करके आपने इसे तैयार किया होगा पहले ही, साहित्यिक परिचय लिखें। इसके बाद रचनाएं लिखें। रचना के बाद संभव हो तो हिंदी साहित्य में स्थान भी लिख दें, इससे उत्तर देखने में अच्छा लगता है। फिर 5वें का ही जो खंड ख है, उसमें किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, उनकी रचना लिखनी है। जैसे यहाँ महादेव वर्मा, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, ये 3 आए हुए हैं। तो इनमें से हम पहला ले रहे हैं महादेव वर्मा, और लिखने का तरीका आपका वही रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 ख करिए, महादेव वर्मा लीजिए, इनका फ्लो चार्ट दीजिए, फिर सीधे साहित्यिक परिचय। अगर आप फ्लो चार्ट नहीं देना चाहते तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद 2-3 पंक्तियों में पहले जीवन परिचय लिख दीजिए और तब साहित्यिक परिचय जो यहाँ लिखा हुआ है इसको दे दीजिए, आपका उत्तर तब भी सही रहेगा। फिर रचनाएं इनका दे दीजिए, फिर हिंदी साहित्य में स्थान। जो छठा प्रश्न है उसमें कहानी का सारांश और उद्देश्य पूछा जाता है, कोई एक लिखना होता है। तो आप पंचलाइट या बहादुर में से किसी एक का सारांश जैसे यहाँ पूछा है, ध्रुव यात्रा या लाठी में से किसी का उद्देश्य लिखना है। तो एक आपको चुनना है। जैसे हमने यहाँ पंचलाइट ले लिया तो ऐसे लिखें, प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालें, फिर पंचलाइट कहानी का सारांश हेडिंग डाल दें। अगर उद्देश्य लिख रहे हैं तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य या जो कहानी है उस कहानी का उद्देश्य डाल दें, और इसके बाद पैराग्राफ बदलते हुए आप लिखते चले जाएं। ये लिखने का आपका सुंदर तरीका है। फिर 7वां प्रश्न आपके खंडकाव्य से संबंधित है। आपके जिले में जो खंडकाव्य चलता होगा उसमें से किसी सर का सारांश पूछा जाएगा और उसके नायक का चरित्रण। जैसे प्रयागराज में आलोक वृत्त चलता है तो यहाँ पूछा गया प्रथम सर का सारांश या नायक का चरित्रण। तो हमने प्रथम सर का यहाँ सारांश लिया है। तो आप इस तरह से हेडिंग डाल दें, प्रश्नोत्तर संख्या 7, फिर प्रथम सर का सारांश, फिर आप इस चीज़ को डिटेल कर दें। इस तरह से लिखते चले जाएं, पूरा हो जाएगा। फिर अब आइए खंड ख। जो खंड ख है उसमें और पूरे प्रश्न पत्र का जो 8वां प्रश्न है, संस्कृत खंड से दिया जाएगा गद्यांश और श्लोक, और उनका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। तो 2 खंडों में विभाजित है, क और ख। तो क में गद्यांश दिया जाएगा संस्कृत खंड से और उसका आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। यहां भी हम अथवा ले रहे हैं, धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसत जनमानस पावनी, इसको हमने ले लिया है। परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षाओं में काफी पूछा जाता है। तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 8 का करें, फिर संकेत दे दें धन्यो अयम से लेकर अस्थि तक, इस तरह से डॉट डॉट बना दें। फिर संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है या प्रचलित है। वर्तमान के समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। इस तरह से आप उत्तर करें। खंड ख की बात करें तो यहाँ 2 श्लोक हैं, न चौरहार्यम और विद्या विवादाय। तो यहाँ भी हमने नीचे वाले को लिया है और कुछ इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 ख डालिए, फिर संकेत कर दीजिए विद्या से रक्षणाय तक,
फिर संदर्भ, प्रस्तुति श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत सुभाषित रत्नान पाठ से अवतरित है। इस श्लोक में अवतरित करिएगा, लिया गया है, नहीं करना है। अवतरित आप दोनों जगह कर सकते हैं या उद्धृत कर सकते हैं। फिर हिंदी अनुवाद देखें। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके ठीक विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इस तरह से आपको उत्तर देना है। 9वां प्रश्न मुहावरा और लोकोक्ति से संबंधित है। किसी एक को चुनना है और उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे 9 2 11 होना, तो हमने पहला ही यहाँ दे दिया है उदाहरण रूप में आपको कि आप पहले मुहावरा लिख दें, 9 2 11 होना, फिर अर्थ भाग जाना, फिर मुहावरा का यहाँ वाक्य प्रयोग हेडिंग डालें। वाक्य प्रयोग, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। इस तरह से वाक्य प्रयोग कर दें। 10वें प्रश्न पर आइए। इस साल ये नया आया है आप लोगों के लिए, अब आपने छमाही में इसे देख लिया है। इसमें एक गद्यांश, अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश या दोनों गद्यांश हो सकते हैं और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। तो यहां भी हम अथवा वाला ले रहे हैं। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है, यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। अब यहां है तो कविता बड़ी गंभीर, ये आज़ादी से संबंधित है, लेकिन आपको सामान्य रूप से इंटर क्या विद्यार्थी हैं तो उसी स्तर का उत्तर भी देना है। कवि किसको समझाने की बात कह रहा है, कवि के अनुसार धरती कैसी है और चिड़िया को किसके लिए भटकना पड़ेगा। ये 3 प्रश्न है, पहला 1 अंक का, दोनों बाकी 2 अंक के। तो देखिए इस तरह से उत्तर डालें। प्रश्नोत्तर संख्या आप 10 लिखें, फिर संकेत कर दें। चिड़िया से भटकना है, पता चलेगा कि आपने अथवा का लिया है। फिर पहला उत्तर है कवि चिड़िया को समझाने की बात कह रहा है। दूसरा पूछा कि कवि के अनुसार धरती कैसी है, तो कवि के अनुसार धरती बहुत बड़ी और निर्मम है। और तीसरा पूछा है कि चिड़िया को किसके लिए भटकना पड़ेगा, तो उत्तर है चिड़िया को पानी के लिए भटकना पड़ेगा। ये चीज आप इस कविता में देख रहे हैं, जो सीधे सीधे आप उत्तर यहाँ चुन सकते हैं। और गद्य का करना चाहेंगे तो गद्य पढ़ेंगे, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का वहां उत्तर देंगे। ये थोड़े अभ्यास की बात है, आप अच्छा कर सकते हैं। फिर आइए 11 प्रश्न में। तो प्रश्न नंबर 11 खंडों में बटा है और इसका जो खंड क है इसमें शब्द युग्म है, उनका सही उत्तर चुनना है। जैसे अभय और उभय, तो यहां देखिएगा जिस शब्द को आप जानते रहे उसका अर्थ देखिए क्या होता है, और जिधर शब्द है उधर ही वो अर्थ होना चाहिए। तो अभय माने तो होता है निर्भय या निडर, और उभय माने दोनों, तो यहां निडर और दोनों है, ये सही है। कपट, कपाट, तो कपट माने धोखा होता है, कपाट माने दरवाजा होता है, तो धोखा और दरवाजा यहाँ सही क्रम में मिल रहा है। और उत्तर लिखने का तरीका है प्रश्नोत्तर संख्या 11 का आपने डाल दिया। पहले का सही है निडर और दोनों, और दूसरे का सही है धोखा और दरवाजा। ये आपको उत्तर देने का सही तरीका है। खंड ख, तो ख में अनेकार्थी शब्द होते हैं, किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ लिखने हैं जो आपस में पर्यायवाची ना हो। तो यहाँ हमने कनक को ले लिया है। अंबर लेंगे तो आकाश और वस्त्र होगा। द्विज लेंगे तो ब्राह्मण, द्विज माने ब्राह्मण होता है, द्विज माने पक्षी भी होता है। तो यहाँ आप इस तरह से लिख दें अनेकार्थी शब्द, अर्थ, कनक, इसके 2 अर्थ हो गए स्वर्ण और धतूरा। खंड ग में वाक्यांश दिए जाएंगे और उनमें से विकल्प भी रहेंगे, और उनके लिए एक शब्द आपको चुनना होगा जो सही हो। जैसे जो ईश्वर में आस्था न रखता हो, न रखता हो तो नास्तिक होगा, रखता हो तो आस्तिक होगा। ये आपको कंफर्म रहना चाहिए। पेट में लगने वाली आग, तो पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं, और जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। तो जो पूछा जाए, पेट में लगने वाली आग पूछा गया तो जठराग्नि। अब उत्तर देने का तरीका यह है कि प्रश्नोत्तर संख्या 11 ग कर दीजिए। पहले में नास्तिक सही है, दूसरे में जठराग्नि। खंड घ पर आइए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ईश्वर के अनेकों नाम है, तो ध्यान रखिएगा कि अनेक का बहुवचन अनेकों नहीं होता, चूंकि एक का बहुवचन अनेक है, तो अनेकों नहीं बल्कि अनेक होगा। कई रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, एक क्रम गलत है, रेलवे के कई कर्मचारी पकड़े गए होगा इसका। एक व्याकरण की किताब लाना,
यहाँ होगा व्याकरण की एक किताब लाना, चूंकि एक व्याकरण की किताब संभव नहीं है। मुझे केवल 5 रुपये मात्र की आवश्यकता है, तो केवल और मात्र 2 बार आ गया है, एक ही की जरूरत है, तो मुझे 5 रुपये मात्र की आवश्यकता है, ऐसा आपको करना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 11 घ आपने किया, वाक्य शुद्ध रूप, ईश्वर के अनेक नाम है, रेलवे के कई कर्मचारी पकड़े गए। प्रश्न संख्या 12 रसछंद अलंकार से संबंधित है। वीर अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण लिखिए। यहाँ हमने पूरा विस्तार आपको लिया है। यदि परीक्षा में या तो परिभाषा या तो उदाहरण पूछा जाएगा, तो आप परिभाषा पूछा गया है तो केवल परिभाषा लिख दीजिए, उदाहरण पूछा गया है तो उदाहरण लिखिए। उदाहरण में आप चाहें तो स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं। खंड ख में श्लेष अथवा यमक अलंकार का लक्षण उदाहरण, लक्षण माने परिभाषा ही, तो यहाँ भी वही बात है कि प्रश्नोत्तर संख्या आपने 12 ख डाल दिया, श्लेष अलंकार हेडिंग डाल दी। अब परिभाषा ले रहे हैं तो परिभाषा लिखिए, उदाहरण ले रहे हैं तो उदाहरण, दोनों पूछा है तो दोनों लिखेंगे। जो पेपर पूछा उतना ही लिखना है। जो खंड ग है ये आपके छंद से संबंधित है, यहाँ दोहा सोरठा की बात है तो यहाँ दोहा छंद लिया गया है। तो ऊपर आप लक्षण या परिभाषा देख रहे हैं, नीचे उदाहरण देख रहे हैं। जो पूछा जाए, परिभाषा पूछा जाए तो केवल परिभाषा, उदाहरण पूछा जाए तो आप स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या जो 13 है वो पत्र लेखन से संबंधित है। यहाँ नियुक्ति पत्र है पहले में, दूसरे में बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए पत्र है। तो यहाँ नियुक्ति पत्र का एक फॉर्मेट हमने दिया है। इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 13 डालिए और विषय को या तो शुरू में डालें या फिर विषय हेडिंग डाल करके इसको लिख दीजिए और इसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। इससे पता चलेगा आप किस पे लिख रहे हैं। फिर आपने तीनों पत्र तैयार किए हैं तो इसको बहुत विस्तार करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे, अपना पूरा कर देंगे, अंतिम आप दिनांक डाल देंगे और प्रार्थी करके ये चीजें लिख देना है। इसमें नाम वाम नहीं लिखना है, सब ब्लैंक छोड़ना है आपको। और अंतिम जो 14वां प्रश्न है वो निबंध से संबंधित है। जैसे विज्ञान वरदान अभिशाप, चंद्रयान मिशन 3, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण प्रदूषण कारण व निवारण के उपाय, मेरा प्रिय साहित्यकार, इस तरह के विषय आएंगे। इनमें से कोई न कोई आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 14 आप इस तरह से डालें, फिर विज्ञान वरदान अभिशाप आप हेडिंग डाल दें, फिर रूपरेखा प्रस्तुत कर दें। रूपरेखा में जो आपको भीतर हेडिंग लेना है यहाँ पहले दे दीजिए, इसके बाद इनको विस्तार करना शुरू कर दीजिए। हर हेडिंग को लिखते जाइए, थोड़ा थोड़ा 3-3, 4-4 पंक्तियां आप दे देंगे तो अपने आप आपका एक सुंदर रूप आ जाएगा निबंध का। और ज़्यादा लिखेंगे तो हो सकता है समय आपको कम पड़ जाए। तो ये रहा एक आदर्श प्रश्न पत्र, कैसे लिखा जाए, उत्तर कैसे लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी सहायता से बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।